नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट रिजल्ट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम में आए मैथ के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इस बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम 7 अगस्त 2025 से 9 सितंबर 2025 तक कुल 19 दिन अर्थात 57 शिफ्टों में हुआ है, जिसमें कि कुल 57 और हर शिफ्ट में 30 प्रश्न मैथ के आते थे। तो टोटल 1710 मैथ के प्रश्न देखने को मिले। इस सीरीज के हर वीडियो में 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मतलब कि प्रश्न दिया है कि किसी व्यक्ति को 1 रुपये में 6 रबड़ बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। मतलब कि 1 रुपये में 6 रबर बैंड बेच रहा है तो उसे 40% की हानि होती है। तो कह रहा है प्रश्न कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने रबड़ बैंड बेचने पड़ेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से सुनिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीके से कि यदि 1 रुपया में 6 रबड़ बैंड बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। 40% की हानि होने का तात्पर्य क्या है कि उसे मूल जितना वो क्रय मूल्य लगाया है उसका 60% ही दाम उसको प्राप्त होता है। मतलब कि जितने 100 रुपया होगा तो वो 40 रुपये की हानि हो जाता है और उसे 60 रुपये ही मिल पाता है। तो यहाँ पर अब कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कितना में बेचे। तो 20% का लाभ अर्जित करने का मतलब यह है कि उसे 120% अर्थात क्रय मूल्य जितना होगा उसको 120% मिलेगा, तो उतना में वह 20% का लाभ प्राप्त कर लेगा। तो अब 60%, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि अगर 60% उसको मिलता है कब, जब 1 रुपया में 6 रबड़ बैंड बेचता है। तो 120% उस दाम को 60 से 120 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कीमत बढ़ानी पड़ेगी। कीमत दोगुना करेगा तब ना 60 से 120 मिलेगा। तो यहाँ पे अर्थात कि 2 रुपया में अगर 6 रबर बैंड बेचने लगे तो उसको 120% की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए 1 रुपया में वह 3 रबर बैंड बेचेगा तो 120% का प्राप्ति होगी उसको मूल्य का। इसका मतलब कि 1 रुपया में जब 3 रबर बैंड बेचेगा तो 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 1 रुपये में 3 रबर बैंड बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित कितना होगा। अर्थात 303 से लेकर के 311 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ। 303 ये तो खुद 3 से विभाज्य है, 3 गुणे 101, तो ये तो नहीं होगा। फिर 304 ये सम संख्या होगा, 305 ये 5 से विभाजित है, 306 ये सम संख्या है, 307 होगा, ये 307 गुणे 1 हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। दूसरा एक इसमें 307 के बाद 308 आता है तो ये भी क्या हो जाएगा, सम संख्या है, 2 से विभाजित हो सकता है, तो ये अभाज्य नहीं होगा। फिर 309 ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि 3 गुणे 103 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पर फिर दूसरा आता है अंक 310, तो 310 ये भी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। और इसके बाद आता है 311, 311 भी किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 311, अर्थात कि 311 भी क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर था 307 और 311 दो अभाज्य संख्या इसमें, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। 24 से विभाज्य होने के लिए 24 से विभाज्य होने के लिए कोई भी संख्या 8 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 8 और 3 दोनों से विभाज्य होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये संख्या तो 8 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 7 है और 8 के कहीं भी टेबल में 7 नहीं आता है, ठीक है। तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगा, तो ये ऐसे ही कट गया। अब 3 से देख लेते हैं। 3 से विभाज्यता का रूल है कि जो भी नंबर्स दिया है उसका डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। सम करके देख लेते हैं। 4 और 9 13, 13 13 3 16, 16 और 8 24, 24 34, अर्थात ये 3 से डिवाइड है। और ये देखिए 9 9 3 12, 12 12 4 16, 16 3 19, 19 7 26, इसका सम 26 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं है। ये 8 7 15, 15 9 24, 24 2 26, 26 29, 29 31 7 37, ये 37 हो जा रहा है इसका डिजिट, टोटल डिजिट का सम। तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये कटेगा। क्योंकि 8 से विभाजित का क्या रूल है कि लास्ट वाला 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो लास्ट वाला 3 अंक 8 से कटा करके देख लेते हैं। यहाँ पर 8 एकम 8 बचेगा 1 0, 8 दूना के 10 बचेगा 2 और 4 8 3 के 24, अर्थात ये जो संख्या है 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर हम, क्वेश्चन नंबर 4
कि राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 रुपया है। कह रहा है कि यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 रुपये में खरीदा तो व्यापार छूट ज्ञात कीजिए, मतलब कि छूट ज्ञात करना है। अंकित मूल्य 3600 रुपया है, बेचा कितने में, चाहे इसने खरीदा कितने में, तो इसने खरीदा कितने में, तो 2800 रुपये में, 2800 रुपये में खरीदा। डिस्काउंट कितना दिया, कितना डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना है, डिस्काउंट का क्या निकालना है, छूट प्रतिशत। तो डिस्काउंट कितना पर डिस्काउंट दिया है, तो 3600 रुपये पर डिस्काउंट दिया है, अगुणे 100। अब इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, तो 4 से हमारा कट जाएगा, 4 से 200 और 4 से ये 9, तो 200 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 2.222। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.222%, अर्थात हमारा छूट कितना हुआ, 22.2%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एक पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है और बी उसे 25 घंटे में भर सकता है और सी उसे 12 घंटे में भर सकता है। कह रहा है कि वे सभी पाइप एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। तो ए कितने समय में भर रहा है, 16 घंटे में, ठीक है। बी कितने में भर रहा है, 25 घंटे में, और सी कितने में भर रहा है, तो 12 घंटे में, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे इसका आसान तरीका ये है कि आप 1 घंटे का एक भाग निकाल लीजिए। तो ए 1 घंटे में कितना करेगा, ये 1 घंटे में कितना 1/16 भाग भर देगा। ये बी 1 घंटे में कितना 1/25 भाग भर देगा, और सी 1 घंटे में कितना 1/12 भाग भर देगा। अब तीनों मिल करके 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c निकाल लेंगे। ये तीनों 1 घंटे में भर रहे हैं, ये तीनों 1 घंटे में भर रहे हैं, 1/25 प्लस 1/12। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 16 गुणे 25 गुणे 12, 12 में से तो 4 इसमें आ गया। तो एलसीएम निकालने का तरीका यही है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, तो इसमें 16 आ ही गया, 25 आ ही गया, 12 में 4 तो 16 में आ ही गया है, तो 3 बच जाएगा। अब 16 से भागा देंगे इसमें, तो 25 गुणे 3 75 हो जाएगा, प्लस 25 से भागा देंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, और प्लस 12 से भागा देंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। और आपका ये ऐड करेंगे तो 223, बटा में इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200। अर्थात 1 घंटे में तीनों मिल करके 223 बटा में 1200 भाग भर रहा है। तो अब टोटल एक भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो कुल समय कितना हो जाएगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 1200 बटा में 223, तो हो जाएगा आपका, इसमें भागा देंगे तो 23 5 115, 1115, 85 बच जाएगा, तो 5.85 बटा में 223 घंटे हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 5.23 बटा 85 बटा में 223, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन इतना दिया है 8624 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r हो गया, ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई h हो गया, और चूंकि h बराबर r क्या है यहाँ पर दे रखा है, और कह रहा है आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h बराबर कितना 8624 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब चलिए पाई का मान होता है 22 बटा में 7 दे रखा है यहाँ पर, वहीं लिखना है। और आर के जगह पे हम h लिख सकते हैं, तो h के स्क्वायर अगुणे h बराबर कितना 8624 सेंटीमीटर क्यूब। अब h क्यूब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8624 बटा में 22 और गुणे 7, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, 11 से कटा देंगे, 11 दूना के 22, फिर 11 सते 77, 11 सते 77 बचेगा 9 और 2 11 8 88, फिर 11 चौके 44, फिर 2 से कटाएंगे 784 को, तो 3 दूना 6, फिर 9 दूना 18, 392। एच क्यूब बराबर आ गया 392 और गुणे 7। अब 392 को तोड़ेंगे हम, हो जाएगा 49 गुणे 8, देखिए 9 8 72 के 2 और चौके 32 का 7, 392 गुणे 7। अब देखिए एच क्यूब बराबर ये हो जाएगा आपका 7 गुणे 7 गुणे 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7। तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा, ये जो भी है 7 का क्यूब और गुणे 2 का क्यूब, तो h बराबर हो जाएगा 7 गुणे 2, ये क्यूब रूट है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर।
14 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि ईशान और मेघना अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान और मेघना दो व्यक्ति हैं, इन दोनों को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ठीक है, ईशान 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ईशान कितना चलता है? ईशान 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और मेघना 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। ईशान को कानपुर पहुँचने में कितना लगते हैं? 12 घंटे। तो कह रहे हैं मेघना को कितना समय लगेगा। तो इन दोनों का स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं और समय का निकाल लेंगे रेशियो, क्योंकि स्पीड का जो रेशियो होता है समय के रेशियो का ऑपोजिट होता है। चाल अनुपात, चाल का अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा? 77:33। 11 से कटाएंगे तो 7:3। तो जब चाल का अनुपात 7:3 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा 3:7। अर्थात ईशान अगर 3 अनुपात में समय लेता है तो मेघना 7 अनुपात में समय लेगा। तो ईशान का समय कितना है? 12 घंटा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो गया है, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर करने के लिए, 7 चौके 28। मतलब कि चाल का अनुपात आया 7:3, तो समय का अनुपात ऑब्वियसली है कि चाल का उल्टा हो जाएगा, 3:7 होगा। अब 3 के अनुपात में ये 12 घंटे का टाइम लेता है, मतलब कि 4 का रेशियो बनता है, तो इसलिए 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 घंटे। अर्थात कि मेघना द्वारा कानपुर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 28 घंटे का टाइम लगेगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केबिन से 4 घंटे का अधिक समय लगता है। यदि सलज अपनी चाल दोगुनी कर लेता है तो उसे केबिन से 9 घंटे का कम समय लगता है। तो सलज की चाल ज्ञात करें। मान लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि सलज का चाल कितना है? सलज का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और केबिन का x, या इसके नाम से ही मान लीजिए s मान लीजिए, और केबिन का k मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या कह रहा है कि 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक सलज को केबिन से तो दूरी बटा में चाल, केबिन से कितना अधिक समय लगता है? 4 घंटे का अधिक समय लगता है। ठीक है, ये ऑप्शन, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कहता है कि यहाँ पर यदि सलज अपनी चाल दोगुनी कर लेती है, यदि सलज अपनी चाल क्या कर लेता है? दोगुना, मतलब कि कितना? 2s कर लेता है, तो वह केबिन से 9 घंटे का कम समय लेता है। 9 घंटे का कम समय लेता है। हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें से 182 बटे k का मान निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इधर आ जाएगा, तो 182 माइनस s, 182 बटा में s माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 182 बटा में 2s बराबर k का 182 बटा में k का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ से ये 4 कहाँ है? यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 182 बटा में s माइनस 4 और ये माइनस 9 आ गया। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट कंडीशन से। ठीक है, अब इसको इधर लेके आते हैं, तो 182 बटा में 2s माइनस 182 बटा में s बराबर माइनस 13। ठीक है, हम तो 2 से इसको कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 91। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम s, अब 91 माइनस 182 बराबर माइनस 13, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम बचा है तो यहाँ पर कर लेते हैं। 91 माइनस 182 तो माइनस 91, अब बटा में ये हो जाएगा s, अब बराबर माइनस का 13, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 13 से ही कट जाएगा 7 बिर में, और s कहाँ चल जाएगा? उस साइड, तो s बराबर हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। s का ही चाल पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा, जिनका वजन कितना है? 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 73 केजी और 38 केजी। चलिए, औसत क्या होता है? सबको जोड़ के जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए। एवरेज हम निकाल लेंगे, 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 73 प्लस 38 और बटा में 5। ठीक है, हो गया 256, अब बटा में 5 से भागा दीजिएगा तो इसका 51.2 हो जाएगा केजी। यहीं आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4,000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये देखिए डेट वाला क्वेश्चन है, इसमें दिन का संख्या निकालने के बाद ही हमारा सही आंसर आएगा। तो सही दिन की संख्या कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यान से समझते हैं। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हमारा मूल राशि कितना है, तो 4,000 रुपया मूल राशि है। रेट कितना है, तो रेट हमारा है 7.5% प्रति वार्षिक दर। अब समय निकाल लेते हैं। तो समय देखिए 7 फरवरी 2024 से कह रहा है, 7 फरवरी 2024, 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक। ध्यान से देखिए 7 अप्रैल 2024, तो 2024 क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो लीप वर्ष होगा तो ये 29 का होगा, तो 7 दिन निकल गया, तो कितना बचा, 22 दिन। मार्च में 31 दिन और प्लस अप्रैल में कितना, ये 8 दिन, अप्रैल में 8 दिन। तो कुल दिनों की संख्या कितना हो गया, कुल दिनों की संख्या यहाँ पर हो गया 22, 8, 30 और 31 कितना, 61 दिन। कुल दिनों की संख्या कितना हो गया, 61 दिन। अब हमारा समय भी निकल गया, रेट भी है, मूलधन भी है, साधारण ब्याज निकाल देते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। चूँकि दर यहाँ परसेंट वार्षिक दर दिया है, दर देखिए यहाँ पर वार्षिक दर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर समय को वर्ष में लिखेंगे, तो मूलधन यहाँ पर 4,000 हो गया और समय 61 दिन है, तो वर्ष में बदलने के लिए 365 या 366, लेकिन यहाँ चूँकि लीप वर्ष कह रहा है तो 366 से भाग देंगे और गुणे दर 7.5% और बटा में 100, बटा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ये दशमलव हो जाएगा तो इसका 10 आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से ये 0 गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये गया और 61 छक्के 366 ये 6 बार में गया। अब आपका हो जाएगा 75 गुणे 4 और बटा में 6। 75 से 4 से गुणा करिए 300 आएगा, बटा में 6। अब ये कटेगा 3 6 5 30, तब 50 रुपया। ये यहाँ पे साधारण ब्याज का हो जाएगा 50 रुपया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 50 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे के 10 सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।